मैं रानी हूँ। मैं परेशान बैठी हुई थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मेरी हर तरफ उदासी थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी। मैंने अपनी ननद को आंगन में चलते फिरते देखा। उसे देखकर मुझे रात वाला हादसा याद आ गया, जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही मैं अपनी ननद के बेटे को प्यार करने लगी थी, मेरी जेठानी बहुत ही कटीले शब्दों में बोली, अगर तुम बांझ ना होती तो आज तुम्हारे भी अपने बच्चे होते। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं बांझ हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहने लगी, जिसके 5 साल तक कोई संतान न हो तो उसका यही मतलब होता है। वो तो तुम्हारा पति अच्छा है और तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम हम सबसे कुछ छिपा रही हो, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पति की माँ मैं ही हूँ। मैंने ही उसकी परवरिश की है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे बच्चा दे सकती हो। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था, अब कुछ भी हो जाए, मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल किया। मैंने उसे कहा, क्या तुम कल फ्री हो? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, सब ठीक तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वह मेरी बहुत चिंता करने लगी। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए वह चुप हो गई, फिर बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। तुम अपने पति को कहकर अलग घर क्यों नहीं ले लेती हो? इन लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं चुप थी। वो बोली, तेरी खामोशी सब बताती है कि तू खुश नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपने पति से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया था। वह कहता था कि अपनी लड़ाई झगड़ा खुद ही खत्म करो, मुझे इन चीजों में मत घसीटो। बाहर के काम क्या कम होते हैं जो मैं तुम लोगों के इन झगड़ों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग खराब करके बैठ जाऊं। अब अपने पति को कुछ भी कहना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वह अपने भैया भाभी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई और कल ही मुझे अपने पास आने को कहा। अब हर हाल में मुझे अपने टेस्ट करवाने थे। थोड़ी सी देर बाद मेरा पति घर में दाखिल हुआ और अंत में खेलते हुए बच्चों को प्यार करने लगा। मैं एक बार फिर से हीन भावना का शिकार हो गई थी। मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति को एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। ना जाने मेरे भविष्य का क्या होगा। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं उसे किसी भी हालत में नहीं बांट सकती थी, जबकि मेरी जेठानी बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। रोने की वजह से मेरी आंखें लाल थीं। मुझे देखकर वह परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या हुआ है? उसके पूछने की देर थी, मैं फूट फूट कर रोने लगी। जिठानी की बातों के बारे में बताया कि वह तुम्हारी बहन के सामने मुझे ताने देती है और जरा भी ख्याल नहीं करती। वह बोले, क्या यार, मैं घर में आराम करने के लिए आता हूँ और यहाँ आकर तुम लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन बातों में मत घसीटा करो। अगर भाभी कुछ कहते भी हैं तो तुम उनकी बात मान लिया करो, क्योंकि वह तुमसे बड़ी हैं। अगर कोई गलत बात नहीं कहती हैं तो शांत रहा करो। मेरी माँ के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। अगर मैं उनसे जाकर सवाल जवाब करूंगा तो उन्हें कितना दुख होगा। जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों में खिलाया और बड़ा किया है, आज वही बेटा उनसे सवाल करने चला है। अपने पति की बात सुनकर मैं चुप हो गई और लेट गई। बाद में वह मुझसे काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो जानते थे कि मैं जाग रही हूँ। सुबह जब मैं उठी, उससे पहले ही वो दफ्तर जा चुके थे। रात को मुझे उनसे बात करनी थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही वो दफ्तर जा चुके थे। अब मैं सोकर उठी तो मेरी जेठानी किचन में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई। खुल गई महारानी की आंख। तुम्हारा अपना घर नहीं है बल्कि ससुराल है। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है।
अपनी भाभी की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। 8 बजे चेकअप करवाने जाना था और 7 बजने को थे। मैंने जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दी। मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस हरकत पर वह और भी ज्यादा आग बबूला हो गईं। 5 से 10 मिनट पहले ही मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। मेरी दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह कहने लगी, वो बोली, मैं तो समझ रही थी कि तू खुश होगी क्योंकि तेरी लव मैरिज की शादी हुई थी। प्यार, इस शब्द को मैंने बहुत गहरे शब्द में दोहराया। उसकी यह बात सुनकर मैं अपने अतीत में खो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर थे जबकि मेरी मम्मी एक घरेलू औरत थी। पापा की कमाई से बस अच्छा गुजारा हो जाता था। मैंने पापा से कहा कि मुझे आगे पढ़ना है क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने अपने पापा से इच्छा जताई। पापा मेरी हर इच्छा को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे, चाहे वो उनके बस में हो या ना हो। उन्होंने मेरा दाखला अच्छे कॉलेज में करवा दिया। सबने इस बारे में बहुत बातें बनाई और मेरे पापा को कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी। मेरे पापा को मेरे पर भरोसा था। उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। मेरे पापा ने बचपन में अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी। वो आवारा था जो हर जगह मशहूर था। मेरे कॉलेज में बहुत से दोस्त बन चुके थे। एक तो मैं बहुत सुंदर थी और दूसरा मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। सब मेरी बहुत तारीफ करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे। लेकिन एक लड़की जो हमेशा मुझसे जलती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैंने उस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने ये बात करने की कोशिश की पर उसका मूड बहुत ही खराब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश रहती कि मेरी किसी न किसी तरीके से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, राधिका ने तुम्हें बदनाम कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बातें बता रही थी। लोगों से अपने बारे में बुरी बातें सुनने के बाद मैं रोते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई। उसने सबके सामने मुझसे माफी मांगी थी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वह आस्तीन का सांप है। वह मेरी दुश्मन थी। उसने मेरे घर में भी अपना आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं घर से बाहर निकल रही थी जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लोफर था लेकिन वह बेहद हैंडसम था और हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल की हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि शादी के बाद भी मैं पढ़ सकूं क्योंकि मैं बहुत तेज थी और मुझे मम्मी पापा की अनुमति की जरूरत थी। आज मेरे घर आई आंटी कहने लगी, अगले साल आपकी बेटी हमारे साथ होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे उनके बेटे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं आजकल नोट कर रही थी कि मेरे मंगेतर ने अब मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर में आकर मुझे कुछ कहता था। यह बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं खुशी में जो समझ रही थी वो हकीकत में तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपनी होने वाले ससुराल गई हुई थी। उन लोगों का घर हमारा आना जाना था क्योंकि उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मैं भी उनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। उस दिन भी मैं अपने होने वाले ससुराल गई हुई थी। मुझे अपनी होने वाली सास को कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोबारा से फोन पर लग गया। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं अपनी सास को सामान देकर घर में वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मैं फिर अपने ससुराल गई थी। तब मुझे अपने मंगेतर के चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था कि मैं किसी भी हाल में रानी से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास कह रही थी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा,
पहले तो तुम हर समय उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें पसंद नहीं रही? मेरे मंगेतर ने कहा, मैं नहीं जानता, बस मुझसे बदतमीजी से बात करती है और मेरी किसी भी बात का सही जवाब नहीं देती। और मुझे ऐसी पत्नी बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मेरे साथ सम्मान के साथ बात करे। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो कभी उससे बात ही नहीं की थी, तो बदतमीजी से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं सुनना चाहती थी आखिर कौन है वो जिसके पीछे वो पागल हो रहा है। फिर मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई जब मेरी सास ने मेरे मंगेतर से पूछा, कौन है वो लड़की? नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त राधिका थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। वह समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर उसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। मैं इस समय का कब से इंतजार कर रही थी कि कब मेरी सगाई टूट जाए। सगाई टूटने के तुरंत बाद ही मैंने अपने घर वालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना था और आगे बढ़ने के लिए मनाना था। मेरी मम्मी काफी परेशान थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। मम्मी बोली, ऐसी क्या बात है? पहले तो वह हमेशा यहीं पाई जाती थी, फिर अचानक मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुई। काफी परेशान लग रही थी। वह जाकर मेरी मम्मी के पास बैठ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। साथ ही साथ रोती भी जा रही थी। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से कितने मजबूर थे। संतान अपने माँ बाप से न जाने क्या क्या करवाती है। फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा रानी से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा, किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और ना जाने वह लड़की कौन है। मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वह मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें सब बताया। मेरे पापा यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वह क्या कर सकते थे जब लड़का ही राजी नहीं था। हमारा एक घर शहर में भी था। मैंने पापा से कहा कि हम शहर वाले घर ही चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए थे। यहाँ आकर मेरी मम्मी ने एक सिलाई सेंटर खोल दिया था। वह अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मुझे आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा सुंदर थी। अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहां मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। जैसा मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी, वह बिल्कुल वैसा ही था। वह भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी। तब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हाँ कर सकती हो। लेकिन मैं उससे प्यार करती थी और साथ में वह देखने में भी लगता था कि वह अच्छे खानदान का होगा। मेरे दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थे। मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझने वाला कोई भी नहीं था। फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद उस लड़के ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नीरज की भाभी, ये बड़ी बड़ी बातों से लग रहा था कि नीरज की भाभी का ही राज है। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया। यूं मेरी शादी नीरज से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। नीरज मुझे घर ले जाने के बाद कोई भी काम अपनी भाभी की मर्जी के बगैर नहीं करता था। रात को नीरज ने मुझसे पूछा था कहाँ जाना है घूमने। मैंने उसे नैनीताल चलने को बोला था, लेकिन उसकी भाभी ने सुबह उठते ही कह दिया कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीरज मान गया, कहता बाद में चलेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जियोगे। मेरी नीरज के साथ बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने कहा क्या तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते हो? धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वह मेरी जेठानी के कब्जे में है और वह मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मैं उनका दिल जीत सकूं। शादी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए।
लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई थी। नीरज ने कभी भी मुझसे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि नीरज कहता था कि अभी हमारे खेलने के दिन हैं, अभी इतनी जल्दी बच्चा ना हो। लेकिन मेरी जेठानी उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों की शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी, जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मेरे अंदर कोई कमी ना निकले। अगर कमी मेरे अंदर निकली तो मैं क्या करूंगी। मेरे शरीर से जान निकल रही थी। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। मैंने अपने हाथों से रिपोर्ट खोली। मेरी रिपोर्ट ठीक थी। मैं बहुत खुश हुई। मैं घर गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी जेठानी दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं चुप रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं नीरज का इंतजार करने लगी थी कि मेरा पति भी अपना चेकअप करवा ले, ताकि उसके बारे में भी पता चल जाए। रात को उसके काम से लौटने से जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बोली कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि देखो, मेरे टेस्ट ठीक हैं, अब तुम भी अपना टेस्ट करवा लो, ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थी और वह गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने इससे पहले आज तक उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। वह कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं, बल्कि कमी तुम में है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पति को क्या हो गया है और वह ये कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वह घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था। मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि अब मेरे दिल में शक पनपता जा रहा था कि जरूर मेरे पति के अंदर ही कमी है। शायद इसी वजह से बात नहीं कर पा रहा। अगर उसमें कमी ना होती तो मेरे साथ चल देता, लेकिन अब तो वह मुझे ये धमकी भी देता कि मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बाद मैं अपने पति से दोबारा बात करने की सोची, लेकिन वह मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह तो मेरी रिपोर्ट को झूठा कह रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मेरा पति झूठा है। वह अपनी कमी छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब मेरा इस घर में दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं अपने आंगन में बैठी हुई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का समय था। थोड़ी देर बाद मेरे पति को घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई, इस समय कौन आ गया? जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने अपने आप को कवर किया हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक बच्चा उठा रखा था। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उसने बच्चा मेरे सामने किया और कहने लगी, तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत जुर्म किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब है इस बात का? पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो। मैं उसके चेहरे पर बड़ा नकाब खींचने लगी। मेरी जेठानी कह रही थी कि मैं तुम्हें ना कहती कि तुम्हारा पति तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारे पति का यह बच्चा जायज भी है या नाजायज। चलो कोई नहीं, और जल्दी ही उससे शादी भी कर लेगा। क्या पता पहले से ही उस लड़की से शादी कर रखी हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही बेबसी का एहसास हो रहा था। वैसे भी मैं काफी दिनों से देख रही थी
कि मेरा पति फोन पर देर रात तक बातें क्या करता था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि नीरज मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को भी लेट आना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यही सोचकर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने तो अपने पति से हमेशा मोहब्बत की थी और हमेशा उसके साथ वफादार रही, लेकिन मेरे पति ने क्या किया था? मेरा पति बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था। अब मैं बहुत ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी और जैसे ही मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, दिन भर काम करके वह बहुत थका हुआ था, मेरी बात सुनकर चिल्लाया और कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ खाना लेकर आओ। उसके बाद सुनकर मैं बोली, आज एक लड़की तुम्हें ढूंढते हुए घर आई हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने खाना छोड़कर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की? मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी सच्चाई मुझे पता नहीं चलेगी? वह बोला, अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पति ने गुस्से से कहा, सीधे सीधे बताओ, आखिर समस्या क्या है? तब मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने हाथ में बच्चा उठा रखा था। उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली, तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। यकीनन वह तुम्हारी ही कोई प्रेमिका होगी और वह बच्चा भी तुम्हारा ही है। मेरे ये कहने की ही देर थी कि मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अगर इसके बाद तुमने कोई भी बकवास की तो मैं तुम्हें अभी के अभी घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा पति एक दूसरे से बिल्कुल ही संबंध खत्म कर चुके थे। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था और अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का अच्छे से चेकअप करने के बाद ही बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर जो खबर मुझे सुनने को मिली तो उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर कोई आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि कोई आपको दवाइयां दे रहा है ताकि आपका बच्चा ना हो सके। मेरा सबसे पहला शक मेरी जेठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति को इस बारे में कुछ भी न बताना। मैंने अपने पति को यही कहा कि कोई गलत चीज खा ली है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया है। अब मैं अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना नहीं खाती थी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए देखा। मेरा शक और भी पक्का हो गया था। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरी और मेरे पति की दावत रखी। मम्मी पापा के घर से लौटकर जब मैं और नीरज घर में दाखिल हुए तभी मेरी जेठानी की आवाज हमारे कानों में पड़ी और वो किसी लड़की से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और मेरी जेठानी कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी रानी को अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी मैं नीरज से करवा दूंगी। मैं उसे दवाई दे रही हूँ, उसके घर में बच्चे नहीं होंगे और बहुत जल्दी नीरज उसको छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था, कैसे तुमने रानी को बेवकूफ बना दिया और वो समझने लगी कि वो बच्चे नीरज के हैं। यह कहकर वो दोनों ताली मारकर हंसने लगे। मैंने नीरज को देखा, वो खामोश नजरों से मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं थी। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि हम दोनों में कोई कमी नहीं है। मेरी जेठानी का असली चेहरा नीरज के सामने आ गया। जब हम अंदर हॉल में गए तो मैं देखना चाहती थी कि मेरी जेठानी नीरज के साथ किस लड़की की शादी करवा रही थी और उस लड़की पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली राधिका थी। इससे पहले मेरे मंगेतर को फंसा चुकी थी और अब मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते खराब करने आई थी। जब मेरी जेठानी ने देखा कि नीरज को सारी सच्चाई पता चल चुकी है तो वह हड़बड़ा गई थी और नजरें चुराने लगी थी और कुछ भी बोली। लेकिन मैंने अपनी जेठानी को कहा, अब कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं है, सारी सच्चाई अब खुल चुकी है।
आखिर राधिका से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब मेरी जेठानी ने बताया कि राधिका उनके एक दोस्त की बेटी है। राधिका तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा देना चाहती है, क्योंकि तुमने राधिका की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। मैं आराम से कभी राधिका को तो कभी अपनी जेठानी को देख रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो राधिका के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो राधिका ने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम साहिल था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया उसका प्यार मुझसे कम होने लगा था और वह तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। एक दिन मेरी और इसकी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वह रानी से अपने प्यार का इजहार करेगा। तो उस दिन तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी जिंदगी से खुशियां उसी दिन रूठ गई थीं जब वह दुनिया से गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मैं छीन लूंगी और इसीलिए तुम्हारे मंगेतर को अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुम्हारी शादी उससे छुड़वा दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम और नीरज एक दूसरे से प्यार करते हो तो और तुमने शादी भी कर ली है, तो मेरे अंदर नफरत की आग फिर भड़क उठी। बाद में मुझे पता चला कि नीरज की भाभी मेरी मम्मी की सहेली हैं और फिर मैंने तुम्हारी जेठानी का यूज किया तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम्हारी जेठानी भी तुमसे नफरत करती थी और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वह मेरे प्लान में बहुत ही खुशी से शामिल हो गई थी। नीरज ने नफरत भरी नजरों से कहा, मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने मेरी ही खुशियों को आग लगाने के बारे में सोचा। आप जानते हैं ना कि मैं रानी से कितना प्यार करता हूँ और आप मुझे और रानी को अलग करना चाहती थीं। मेरे पति ने फिर कोई भी बात नहीं की और कमरे में चला गया। बाद में मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी। मैंने उससे अपनी सारी रिपोर्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कहने लगी कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले भी तो मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझे झूठा ठहरा चुके थे। और फिर अगले ही दिन नीरज ने वह घर छोड़ दिया और मुझे लेकर अलग घर में रहने आ गया। और फिर 1 साल के बाद ही मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी। भगवान ने हमारे परिवार को पूरा कर दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।